नमस्कार दोस्तों इस वीडियो के साथ हम आपको समष्टि अर्थशास्त्र का रोजगार का सिद्धांत लेसन नंबर 2 शुरू करा रहे हैं और ये हमारी पहली वीडियो है। इस वाली वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत के बारे में। इसके अलावा जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है उसमें मुद्रा बाजार में संतुलन किस तरीके से होता है और प्रतिष्ठित विचारधारा के अनुसार ब्याज दर का निर्धारण किस तरीके से होता है। दोस्तों बहुत डिटेल में हम आपको समझाने वाले हैं। तो दोस्तों ये वाला पूरी की पूरी वीडियो हमारे महा टीचिंग कोर्स का पार्ट है जो कि मात्र 499 रुपए में आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में उपलब्ध है। दोस्तों तो आप हमारी एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हम आपको स्टार्ट करा रहे हैं रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स से पहले एक विचारधारा चलती थी जिसको हम बोलते हैं मर्केंटिलिज्म, वाणिज्यवादी विचारधारा। वाणिज्यवादी विचारधारा इस बात पर आधारित थी कि एक देश का पहला कर्तव्य है जितनी ज्यादा हो सके संपत्ति इकट्ठी करे और इसके लिए वे व्यापार का सहारा लेते थे, यानी कि पूरी तरीके से सरकार जो है वो कंट्रोल करती थी अर्थव्यवस्था को। जब प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री आए, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मूल रूप से इस विचारधारा पर बेस्ड हैं कि अर्थव्यवस्था में सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ हम आपको प्रतिष्ठित विचारधारा के बारे में डिटेल में डिस्कस कराने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ सबसे पहले कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कौन है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में जो प्रमुख नाम आते हैं वो आते हैं एडम स्मिथ का, माल्थस, जेबी से, एजवर्थ, रिकार्डो, मार्शल। ये सारे के सारे हमारे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहलाते हैं। और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को पूर्ति पक्ष अर्थशास्त्री भी कहा जाता है क्योंकि इनका यह मानना था कि अर्थव्यवस्था में पूर्ति में ही वृद्धि करने के बारे, पूर्ति में वृद्धि करके ही अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जा सकता है। यानी कि ये मांग पक्ष जो है वो केंद्रीय अर्थशास्त्री मांग पक्ष वाले कहलाते हैं, ये पूर्ति पक्ष अर्थशास्त्री कहलाते हैं। प्रतिष्ठित सिद्धांत का जो निम्नलिखित आधार है, तो ये आधार क्या है, इनका जो मान्यता क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले लिखा हुआ है पूर्ण रोजगार एक सामान्य दशा है। देखिए इनका ये मानना था कि किसी अर्थव्यवस्था को अगर आप मुक्त छोड़ दोगे तो अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिकली पूर्ण रोजगार की स्थिति में आ जाएगी। अगर कभी अर्थव्यवस्था में अनैच्छिक बेरोजगारी होती भी है तो मजदूरी दर में लोचशीलता होती है। यानी कि इस स्थिति में जब अर्थव्यवस्था में मान लीजिए कभी बेरोजगारी हुई तो मजदूरी दर में कमी आएगी। मजदूरी दर में कमी आने की वजह से जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल जाएगा। यानी कि इन्होंने अनैच्छिक बेरोजगारी को टेम्परेरी समस्या माना। इनका मानना था कि अर्थव्यवस्था में कभी बेरोजगारी आती भी है तो वो टेम्परेरी है, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, अर्थव्यवस्था हमेशा पूर्ण रोजगार की स्थिति में बनी रहेगी। इसके अलावा मुक्त अर्थव्यवस्था है। मुक्त अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हुआ कि सरकार को केवल प्रशासन और एक तरीके से आप कह सकते हो संचालन, जो राज्य का संचालन है उसी पे फोकस करना चाहिए। सरकार को आर्थिक गतिविधियों में किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसीलिए जो क्लासिकल मॉडल है, जो परंपरावादी अर्थशास्त्री हैं, वो राजकोषीय नीति को और मौद्रिक नीति को दोनों को ही अप्रभावशाली मान के चलते हैं। इसके अलावा उनका ये मानना था कि सरकार के हस्तक्षेप की वजह से ही समस्याएं पैदा होती हैं, इसलिए सरकार को हस्तक्षेप की नीति या आप कह सकते हो अदृश्य हाथ की नीति का प्रयोग अर्थव्यवस्था में करने पर उन्होंने जोर दिया। इसके अलावा मुद्रा का कार्य केवल विनिमय का माध्यम है। उनका मानना था कि मुद्रा का कार्य केवल विनिमय का माध्यम है। उन्होंने मुद्रा को संपत्ति नहीं माना। इसी मुद्रा केवल संपत्ति नहीं है, वो केवल एक्सचेंज के काम आती है, ऐसा मानना था क्लासिकल मॉडल का। इसके अलावा उनका ये मानना था कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं अर्जित कर लेती है। ये जेबीसी का बाजार नियम है, जेबीसी का बाजार नियम है। इसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे बच्चों अलग से। जेबीसी का बाजार नियम कहता है कि जितनी वस्तुओं का आप उत्पादन करोगे, पूर्ति करोगे, उतनी आय क्रिएट होगी, उतनी मांग क्रिएट होगी। इसलिए अर्थव्यवस्था में कभी भी अति उत्पादन जैसी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में बनी रहेगी, क्योंकि अगर अति उत्पादन होता है तो उत्पादन में कटौती की जाएगी जिससे रोजगार में कमी होगा। लेकिन जब पूर्ति अपनी मांग स्वयं अर्जित कर लेगी तो जितने भी लोग अर्थव्यवस्था में हैं उन सभी को रोजगार मिल जाएगा। इसके अलावा ब्याज दर, मजदूरी दर और कीमत में लोचशीलता पाई जाती है। यानी कि इस स्थिति में जो प्राइस है वो भी फ्लेक्सिबल है, जो मजदूरी है वो भी फ्लेक्सिबल है, ब्याज दर भी फ्लेक्सिबल है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था जो है वो हमेशा पूर्ण रोजगार की स्थिति में पाई जाएगी। यानी कि उनका ये मानना था कि अर्थव्यवस्था में अगर किसी भी तरीके का हस्तक्षेप ना हो सरकार का तो अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिकली पूर्ण रोजगार की स्थिति में पहुंच जाती है। यहाँ पर आपको 3 मॉडल ऐसे हैं जिनके बारे में हम डिटेल में समझाने वाले हैं। एक तो रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत है, दूसरा मुद्रा बाजार का संतुलन है या मुद्रा का बाजार का संतुलन की वजह से अर्थव्यवस्था में किस तरीके से संतुलन होता है वो बताएंगे। साथ ही साथ ब्याज दर का प्रतिष्ठित सिद्धांत,
तो इन तीनों के बारे में हम आपको डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं। इसमें से ये वाली वीडियो तो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है, ये दोनों वीडियो आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिलेंगी। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि हम अपनी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के माध्यम से यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीएससी, तमाम तरीके के कोर्सेज चलाते हैं जो कि आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में ही मिलेंगे। वहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत। तो रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत कहता है कि जो पूंजीवादी मुक्त अर्थव्यवस्था है, जहाँ पे पूर्ण रोजगार की स्थिति है, जहाँ पूर्ण प्रतियोगिता विद्यमान है, वस्तु बाजार में भी और साधन बाजार में भी। मैं मान्यताओं में लिखना भूल गया। एक तो पूंजीवादी मुक्त अर्थव्यवस्था है, दूसरा पूर्ण प्रतियोगिता है वस्तु बाजार में भी और साधन बाजार में भी। तो उस स्थिति में रोजगार का निर्धारण श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति की शक्तियां ही करती हैं। तो देखिए किस तरीके से श्रम बाजार में संतुलन होता है वो मैं आपको एक समझा देता हूं आपको डिटेल में। देखिए ध्यान से समझिएगा। हम बात कर रहे हैं श्रम बाजार के संतुलन की। श्रम बाजार का संतुलन, कौन से अर्थशास्त्री मान के चल रहे हैं? प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री। तो इनका यह मानना था कि श्रम बाजार का संतुलन जो होता है वो उस स्थिति में होगा जब श्रम की मांग बराबर होगी श्रम की पूर्ति के। यानी कि जिस स्थिति में श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति बराबर होगी, श्रम बाजार का संतुलन हो जाएगा। यानी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति तब आ जाएगी क्योंकि सभी लोगों को रोजगार मिल रहा है, जहां पे श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति बराबर होगी। तो अब हम सबसे पहले समझते हैं श्रम की मांग की। श्रम की मांग क्या होती है? श्रम की मांग यानी कि डिमांड ऑफ लेबर। श्रम की मांग क्यों की जाती है? क्यों? तो इसका आंसर है कि श्रम की मांग उसकी सीमांत उत्पादकता की वजह से की जाती है। उत्पादकता की वजह से, यानी कि किसी भी साधन की जो मांग है वो उसकी सीमांत उत्पादकता की वजह से की जाती है। यानी कि एक श्रम का एक्स्ट्रा प्रयोग करने से उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसी को बोलते हैं सीमांत उत्पादकता। यानी कि किसी भी साधन की जो डिमांड की जा रही है वो इसलिए की जा रही है क्योंकि उसके अंदर उत्पादन करने की क्षमता है, और क्योंकि वो उत्पादन करती है इसीलिए उसकी मांग की जाती है। सीमांत उत्पादकता का अर्थ हम दो अर्थों में निकाल सकते हैं। पहला है सीमांत भौतिक उत्पादकता, इसका मतलब होता है एमपीपी, यानी कि आपने वास्तव में कितना उत्पादन किया, इसको बोलते हैं सीमांत भौतिक उत्पादकता। दूसरा होता है सीमांत आगम उत्पादकता। क्योंकि हम पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता को लेकर चल रहे हैं इसलिए प्राइस और एमआर बराबर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एमआरपी बोलते हैं इसको। एमआरपी किसके बराबर होगा? एमपीपी इंटू पीके। यानी कि सीमांत भौतिक उत्पादकता का मतलब है कि वो वास्तव में कितना उत्पादन कर रहा है, कितनी वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है। और सीमांत आगम उत्पादकता का मतलब है जब आप उसे बाजार में बेचने के लिए गए तो वो कितने रुपए की बाजार में बिकी। यानी कि ये एक तरीके के नॉमिनल टर्म है, नॉमिनल चर है, ये नॉमिनल टर्म है, और ये वास्तविक चर है, ये रियल टर्म है। तो आप याद रखिएगा नॉमिनल टर्म, रियल टर्म, क्योंकि यही चीजें जो हैं वो आगे वाले वक्त में यूज होने वाली है। तो बेसिकली हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी साधन की मांग उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर होती है। आप सीमांत उत्पादकता को दो तरीके से देख सकते हो, भौतिक उत्पादकता और नॉमिनल सीमांत आगम उत्पादकता। अगर आप सीमांत आगम उत्पादकता के थ्रू देख रहे हो तो ये नॉमिनल टर्म है, और अगर आप रियल टर्म में देख रहे हो तो सीमांत भौतिक उत्पादकता की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ उनका यह मानना था कि अर्थव्यवस्था में हासमान प्रतिफल नियम लागू है। हासमान प्रतिफल नियम, हासमान प्रतिफल नियम का मतलब है कि जैसे जैसे आप श्रम को बढ़ाओगे, श्रम में वृद्धि करोगे, जो आपकी सीमांत भौतिक उत्पादकता है उसमें कमी देखने को मिलेगी। यानी कि उत्पादन फलन किस तरीके से होगा, प्रोडक्शन फंक्शन किस तरीके से होगा,
इस तरीके का प्रोडक्शन फंक्शन होगा, इस तरीके का प्रोडक्शन फंक्शन होगा। आप चाहो तो इसे कम भी कर सकते हो, लेकिन इस तरीके का प्रोडक्शन फंक्शन होगा। यानी कि इस स्थिति में सीमांत भौतिक उत्पादिकता जो है वो आप देखोगे तो लगातार इसमें कमी देखने को मिलेगी। मतलब अगर मैं इसको बनाऊं तो सीमांत भौतिक उत्पादिकता इस तरीके से होती है, एमपीपी। तो दोस्तों अभी तक हमने जो समझा वो ये समझा किसी भी साधन की मांग उसकी सीमांत भौतिक उत्पादिकता के बराबर होती है या सीमांत आगम उत्पादिकता के बराबर होती है। इसी बात को हम एक टेबल के थ्रू आपको समझाएंगे, जिससे कि आपको कंसेप्ट जो है वो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, और आपको अच्छी तरीके से समझाना ही हमारा पहला कर्तव्य है, मूल उद्देश्य है। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पूंजी की, यहाँ से शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं पूंजी की, कैपिटल की। हम मान लेते हैं कि पूंजी की समान इकाइयों का प्रयोग हो रहा है, और श्रम की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। उससे क्या हो रहा है कि जो सीमांत भौतिक उत्पादन है एमपीपी, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि ये लगातार गिरेगा। हम ये मान के चल चुके हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता विद्यमान है, जिसका बाजार कीमत यानी कि हर वस्तु का जो बाजार कीमत है वो 10 रुपये है, यानी कि बाजार में वस्तु 10 रुपये की है। तो इसको अगर हम नॉमिनल टर्म में निकालेंगे, किसको निकालेंगे नॉमिनल टर्म में, यानी कि एमआरपी निकालें, तो बाजार में ये 100 रुपये का माल बेचा, क्योंकि 100 रुपये, एक श्रम ने 100 रुपये का उत्पादन किया, दूसरे श्रम ने 80 का उत्पादन किया। कैसे निकाला, एमपीपी इंटू पी करके। तीसरे ने 60 का उत्पादन किया, 40 का और 20 का। अब ये तो उसकी भौतिक उत्पादकता हो गई। एक अर्थव्यवस्था में कितने श्रमिकों की मांग की जाएगी ये डिसाइड होता है उसकी मजदूरी दर से। मान लीजिए ये मजदूरी दर है डब्ल्यू, वेज। मान लीजिए वेज हमारा 60 है, ये चलिए 40 मान लेते हैं, 40 है। तो अगर हम बात करें नॉमिनल टर्म की, नॉमिनल टर्म की, तो एक अर्थव्यवस्था में मतलब आप कह सकते हो उस स्थिति में श्रम की मांग हो जाएगी जहां पर एमआरपी या आप ऐसे कह सकते हो एमआरपी बराबर होगा वेज के। इस स्थिति तक मांग की जाएगी। यानी कि अगर आप देखोगे तो इस स्थिति में ये वाला बराबर है, यानी कि जो श्रम की मांग होगी वो 4 इकाइयों की होगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसका मतलब इस स्थिति में श्रम की मांग 4 इकाइयों की होगी। इसको हम इस तरीके से रियल टर्म में भी लिख सकते हैं। रियल टर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए आप जानते हो कि एमपीपी इंटू पी बराबर डब्ल्यू होगा। बात तो वही है, एमआरपी की जगह हमने ये लिख दिया। इसका मतलब एमपीपी किसके बराबर होगा, डब्ल्यू अपॉन पी के। ये रियल टर्म में हो गया। इसका मतलब अगर हम डब्ल्यू को पी से डिवाइड कर दें तो ये आएगा हमारा 4, यानी कि रियल टर्म में भी वही श्रम की मांग होगी इस पॉइंट पर। आप डब्ल्यू अपॉन पी लिख रहे हो तो रियल टर्म में एमपीपी के बराबर होना चाहिए। ये रियल टर्म है, ये नॉमिनल टर्म है, दोनों ही सही हैं। बस आप याद रखिएगा कि ये नॉमिनल टर्म है, ये रियल टर्म है। लेकिन अब हम आपको केवल रियल टर्म में समझाएंगे, यानी कि वास्तविक स्थिति में समझाएंगे। नॉमिनल टर्म में आपको थ्योरी नहीं पढ़ाने वाले। तो आप रियल टर्म में समझिए। रियल टर्म ये कहती है कि नंबर 1 कि जो एमपीपी इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन पी के, वहां पे श्रम बाजार का संतुलन होगा। अगर मान लीजिए वेज रेट गिरता है, यानी कि अगर ये वेज रेट 4 की जगह मान लीजिए 2 हो जाता, ठीक है जी, तो श्रम की मांग बढ़ती। और अगर मान लीजिए वेज रेट जो है, रियल वेज रेट बढ़ जाता है, तो श्रम की मांग में कमी आएगी। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी डिमांड है इट इज अ फंक्शन ऑफ वेज रेट, रियल वेज रेट। और ये कैसा फंक्शन है, नेगेटिव फंक्शन है। इस तरीके से अगर हम डायग्राम डेरिवेट करें तो हमारा जो डिमांड कर्व का डायग्राम बनेगा, इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं, एनडी, यानी कि डिमांड ऑफ लेबर,
वो ये बता रहा है कि जब रियल वेज इतना था तो 4 श्रम की डिमांड थी, जब रियल वेज घट गया तो श्रम की मांग बढ़कर 5 हो गई। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से श्रम की मांग वक्र को डेरिवेट किया जाता है। यानी कि श्रम की मांग वक्र क्या बताता है? श्रम की मांग वक्र बताता है कि श्रम की मांग में और वास्तविक मजदूरी दर में ऋणात्मक संबंध है। अगर वास्तविक मजदूरी दर में वृद्धि होती है, वास्तविक मजदूरी दर में वृद्धि होती है तो श्रम की मांग में कमी आएगी, और वास्तविक मजदूरी दर में कमी होती है तो श्रम की मांग अधिक हो जाएगी। देखिए, जो श्रम की पूर्ति है वो भी फंक्शन है किसका? रियल वेज का। यानी कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए 2 काम करता है, एक व्यक्ति आराम करता है और एक काम करता है। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति 24 घंटे में से 12 घंटे आराम करता है और 12 घंटे काम करता है, तो अगर वेज रेट बढ़ जाता है, अगर वेज रेट बढ़ जाता है तो व्यक्ति क्या करेगा? अपने आराम के जो घंटे हैं उसमें कमी करेगा, मान लीजिए 8 घंटे करेगा, और जो काम के घंटे हैं उसमें वृद्धि कर देगा, यानी कि 12 की जगह वो करेगा 16 घंटे। तो इस तरीके से आराम में और काम में ट्रेड ऑफ होता है। यानी कि वास्तविक मजदूरी दर बढ़ने से जो श्रमिक हैं वो काम की जगह, आराम की जगह काम को प्रायोरिटी देंगे, जिसकी वजह से जैसे जैसे मजदूरी दर बढ़ेगी वैसे वैसे श्रम की पूर्ति भी बढ़ेगी। तो 2 डायग्राम हम इसके लिए बना लेते हैं आपको ट्रेड ऑफ दिखाने के लिए। देखिए, सबसे पहला तो आप ये समझ लीजिए, मान लीजिए मैं यहां पे लिख देता हूं आराम, यहां मैं लिख देता हूं आराम, इसका मतलब जो बचेगा वो काम होगा, और यहां मैं लिख देता हूं काम, और सॉरी यहां पे मैं लिख देता हूं वस्तु या वास्तविक मजदूरी, कितनी आप वस्तु खरीद पा रहे हो। ठीक है जी, वास्तविक मजदूरी आप बोल सकते हो। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर 0 घंटे आराम करता है तो उसे काम कितनी वस्तु मिलेगी? 0 मिलेगी। और अगर 24 घंटे काम करता है तो उसे ये वाली वस्तु मिलेगी, 24 की जगह इसको बोल देते Q0। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्थिति में मान लीजिए एक व्यक्ति जो है वो इतना वस्तुओं का उपभोग कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए वो आराम कर रहा है 16 घंटे। इसका मतलब अगर वो 16 घंटे आराम कर रहा है, 16 घंटे, तो काम कितना कर रहा है? काम कर रहा है वो मात्र 8 घंटे का। ठीक है जी, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला यहां से लेके यहां तक आराम है और इतना वाला काम है। 24 में से 16 माइनस करोगे तो ये काम को दिखा रहा है। अब अगर मान लीजिए कि वेज रेट बढ़ जाता है, वेज रेट बढ़ जाता है, तो बढ़े हुए वेज रेट पर वो अब क्या करेगा? ये हमारा आईसी है। अब वो क्या करेगा? 12 पर आ गया। इसका मतलब वो अब क्या कर रहा है? ऊंची मजदूरी दर पर, जैसे मजदूरी दर W0 थी, जब मजदूरी दर में वृद्धि हुई तो वो 12-12 करने लगा। सिंपल मतलब ये हुआ इसका कि जैसे ही मजदूरी दर में वृद्धि देखने को मिलती है, श्रम की पूर्ति बढ़ जाती है। तो डायग्राम कैसा बनाएंगे इसका? इस तरीके का, ये श्रम की पूर्ति का डायग्राम है। इसको मैं बोल देता हूं NS, यानी कि यहां पे मैं लिख देता हूं श्रम की पूर्ति, यहां मैं लिख देता हूं वास्तविक मजदूरी दर। तो दोस्तों अब तक हमने जो सीखा वो ये सीखा कि पूर्ण कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार रोजगार का संतुलन तब होगा जब डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई फॉर लेबर
एक दूसरे को इंटरसेक्शन करते हैं, जिस स्थिति में ये जो है ये हमारा संतुलन बिंदु है, ये हमारी है क्वांटिटी, ये हमारी है रियल वेज। यानी कि इस स्थिति में श्रम बाजार का संतुलन हो गया। यहां पे मैं लिख देता हूं क्वांटिटी नहीं, ये हमारा है NF, यानी कि ये रोजगार का स्तर है और ये वास्तविक मजदूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। यहां पे देखिए हमने यही सब बातें यहां पे बताई हैं। सबसे पहले श्रम की मांग को बताया, श्रम की पूर्ति को बताया और फिर संतुलन को बताया। अब मान लीजिए कीमत में वृद्धि होती है, सपोज कीजिए कीमत में वृद्धि होती है। कीमत में वृद्धि श्रम की मांग और पूर्ति को समान अनुपात में बढ़ा देगी, जिससे वास्तविक मजदूरी दर और रोजगार के स्तर में किसी भी तरीके से चेंज नहीं आएगा। तो यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से कीमत में परिवर्तन का असर पड़ता है। देखिए हम यहाँ पे दो चीज़ लेके चल रहे हैं, नॉमिनल और रियल। जैसे ये वाला जो है वो हमारा वास्तविक है, वास्तविक है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान की जरूरत है बच्चों इस पे गए। यहां पे हम जो यूज कर रहे हैं वो नॉमिनल कर रहे हैं। थोड़ा बड़ा बना लेता हूं मैं जिससे आपको समझ में आ जाए। नॉमिनल का मतलब क्या हुआ कि ये हमारी श्रम की मांगी रहेगी, लेकिन इसको लिखेंगे ऐसे MPP इंटू P0, यानी कि ये जो है ये रियल टर्म है, ये नॉमिनल टर्म है। ये हमारी सप्लाई ही रहेगी, लेकिन इस समय ये जो फंक्शन है ये किसका है, वेज का फंक्शन है। और यहां पे जो हम लिखेंगे ये लिखेंगे वेज, यहां लिखेंगे N0। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां पे हमने रियल टर्म में दिखाया है, यहां पे नॉमिनल टर्म में दिखाया है। अब मान लीजिए नंबर 1, मान लीजिए इस स्थिति में जो कीमत है वो 10 है, ठीक है जी। इस स्थिति में जो रोजगार का स्तर है मान लीजिए वो 100 है। अब सपोज कीजिए किसी वजह से कीमत में वृद्धि होती है, कीमत बढ़कर 20 हो जाती है। तो जब कीमत बढ़ के 20 हो जाती है तो डेफिनेटली जो MPP इंटू P है, यानी कि इसके बढ़ने से जो श्रम का मांग वक्र है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, ऐसा ऐसा। यानी कि ये दिखा रहा है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं नीचे की तरफ लाके, हाँ, ये दिखा रहा है कि इस स्थिति में श्रम की मांग बढ़कर A से B पर आ गई, यानी कि जो मजदूरी दर है वो बढ़ गई और मजदूरी दर बढ़ के W1 हो गई। यानी कि इस स्थिति में जब पहले जो मजदूरी दर थी, मैं यहां लिख देता हूं मजदूरी की जो दर थी, पहले मान लीजिए मजदूरी 10 थी, तो अब 10 से बढ़कर 16 हो गई। क्यों 10 से बढ़कर 16 हो गई? क्योंकि जो कीमत में वृद्धि होगी वो दो चीजों का डिस्टेंस होगा इस तरीके से। यानी कि जो कीमत बढ़ी है, जो कीमत में वृद्धि हुई है वो AC के बराबर हुई है, और जो मजदूरी बढ़ी है वो मात्र 6 रुपए बढ़ी है। यानी कि जो वास्तविक मजदूरी है, वास्तविक मजदूरी रियल वेज, पहले वो 1 था, अब वो हो गया है 0.8। यानी कि वास्तविक मजदूरी में कमी देखने को मिली। इसका मतलब मैं यहां पे पॉइंट वाइज लिख देता हूं। नंबर 1 कीमत में वृद्धि हुई, कीमत में वृद्धि होने से नंबर 2 श्रम की मांग बढ़ी, श्रम की मांग बढ़ने से नंबर 3 मजदूरी बढ़ी, लेकिन इस स्थिति में जो कीमत में वृद्धि हुई है, कीमत में वृद्धि कम हुई है, सॉरी ज्यादा हुई है मजदूरी में वृद्धि से। जिसकी वजह से वास्तविक मजदूरी गिर गई, वास्तविक मजदूरी दर कम हो गई।
ध्यान से समझ लीजिए। पहले कीमत बढ़ी, कीमत बढ़ने से श्रम की मांग बढ़ी, श्रम की मांग बढ़ने से मजदूरी बढ़ी, मजदूरी बढ़ने से वास्तविक मजदूरी दर कम हो गई। जब वास्तविक मजदूरी दर कम हो जाएगी तो जो श्रम है वो रोजगार के स्तर में कमी कर देगा, यानी कि कम वो अपनी सप्लाई करेगा, और ये सप्लाई तब तक करता रहेगा जब तक कि वो दोबारा से इसी पॉइंट पे ना आ जाए, यानी कि फिर से वास्तविक मजदूरी दर W2 पे ना आ जाए। कहने का बच्चों मतलब ये हुआ कि इस स्थिति में क्या होगा, वास्तविक मजदूरी में कमी होगी जिससे श्रम की पूर्ति में कमी आएगी, श्रम की पूर्ति में कमी आएगी तो क्या होगा, श्रम की पूर्ति में कमी आने से जो मजदूरी में वृद्धि होगी और ये मजदूरी में वृद्धि तब तक होगी जब तक कि कीमत में वृद्धि के समान मजदूरी में वृद्धि नहीं हो जाती। यानी कि इस स्थिति में जो आपका वास्तविक उत्पादन का स्तर है, वास्तविक उत्पादन का स्तर वो नहीं बदला, वो N0 पे ही रहा। वास्तविक आय का स्तर, वास्तविक मजदूरी दर जो है उसमें भी किसी तरीके का परिवर्तन नहीं आया, वो WP पे ही रहा। और ये जो परिवर्तन होता है ये विदाउट टाइम लैग होता है, विदाउट टाइम लैग, यानी कि बिना समय अंतराल के होता है। इसका मतलब जैसे ही कीमतें बढ़ी वैसे ही श्रम की मजदूरी बढ़ी, वैसे ही श्रम की मांग पूर्ति कम हो गई, वैसे ही मजदूरी बढ़ गई, यानी कि बिना किसी समय अंतराल के होता है। इसलिए रोजगार के स्तर में किसी भी तरीके से परिवर्तन नहीं होता। अगर समय अंतराल होता, अगर टाइम लैग होता तो कुछ समय के लिए रोजगार बढ़ता, लेकिन इस स्थिति में किसी भी तरीके का टाइम लैग नहीं होता, इसलिए अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिकली पूर्ण रोजगार की स्थिति में वापस आ जाती है, जैसा कि हमने आपको इस डायग्राम के थ्रू समझाने का पूरा प्रयास किया है, जो कि यहाँ पे हमने समझाने की कोशिश की है। अगर हम बात करें एग्रीगेट सप्लाई की, कि एग्रीगेट सप्लाई कर किस तरीके से बनता है, सामूहिक पूर्ति वक्र शीर्षाकार का होता है। अब यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि शीर्षाकार का क्यों होता है। देखिए हम अपने उसी पे वापस आ जाते हैं और एक बार मैं आपके लिए ये डिलीट कर देता हूँ। इसकी मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए यही मैं आपको सामूहिक पूर्ति डेरिवेट करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये रोजगार का स्तर है N0, जब कीमत थी हमारी P0, यानी कि 10 रुपये पर यही था। जब कीमत बढ़कर 20 हो जाएगी तो भी ये यहीं रहेगा। इसका मतलब ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व वर्टिकल होगा। इसका सीधा सरल सर बिल्कुल सिंपल मतलब ये हुआ कि अर्थव्यवस्था में जो रोजगार का स्तर है वो परिवर्तन केवल तभी हो सकता है जब एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाया जाए। एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में रोजगार के स्तर में परिवर्तन करना संभव नहीं है। ये सिंपल इसका मतलब है। तो क्लासिकल मॉडल में, परम प्रतिष्ठित मॉडल में ये माना गया है कि रोजगार का संतुलन उस स्थिति में होगा जब श्रम की मांग श्रम की पूर्ति बराबर हो, और इस स्थिति में वास्तविक मजदूरी दर में परिवर्तन नहीं होता, कीमतों में परिवर्तन होता है। अगर होता भी है तो इसकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई का वर्टिकल शेप में ले लेगा। यही बात हमने देखिए यहाँ पे भी बताने की कोशिश की होगी कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार सामूहिक पूर्ति वक्र शीर्षाकार का होता है, जो दर्शाता है कि कीमत स्तर के बढ़ने से नॉमिनल मजदूरी बढ़ेगी, लेकिन रियल मजदूरी में और रोजगार के स्तर में किसी भी तरीके से कोई परिवर्तन नहीं होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आया भी होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।